नमस्कार। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त कांग्रेस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी हैं मौजूद। सुनवाते क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस। Mentioned by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया सोनिया जी। मैं अभी हमारी एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद जयराम जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा ने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है। और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये। मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है। आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया। कांग्रेस पार्टी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा संसदीय बोर्ड के नेता सोनिया गांधी मौजूद थी और साफ तौर पर आरोप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी और पार्टी के फंड को सीज करने को लेकर के भी लगा रहे हैं। बैंक खातों पर आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से बैंक खाते सीज हो गए हैं, उनसे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इस प्रचार आगे करना है लेकिन पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं किसी एक केस को लेकर के। इस पर अपनी बात रख रहे थे। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। बदायूं में मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से दूसरा आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम रखा गया था। जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 बच्चों की हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। जावेद के भाई साजिद का इनकाउंटर हो चुका है और आरोपी जावेद ने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने कहा, मेरा हत्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं सरेंडर करने आया था। घटना के बाद दिल्ली भाग गया था, दिल्ली से भागकर बरेली आया हूं। ये साफ तौर पर जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
बरेली से पकड़ा गया है 2 बच्चों की नृशंस हत्या के मामले में। ये दोनों आरोपी और इन दोनों आरोपियों में से एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है और ये दूसरा आरोपी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके बदायूं पुलिस को सौंप दिया। बरेली में गिरफ्तारी और बदायूं पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, सौंप दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 बच्चों के नृशंस हत्या के मामले में दोनों ही भाई दोषी हैं और ऐसे में इन पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें आरोपी ने सबसे पहले जावेद ने एक वीडियो शेयर किया और इसमें कहा कि मैं आरोपी नहीं हूं, मेरे भाई ने सब कुछ मारा, सब कुछ किया। मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ मेरे सहयोगी ज्यादा खबर के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूरा मामला और दोनों आरोपी में से एक पहले इनकाउंटर हो चुका है, एक फरार चल रहा था, कहां से पकड़दारी हुई है और कैसे इसको पकड़ा गया और कहां अब इसके बाद बरेली के बाद बदायूं इनको भेज दिया गया, क्या कुछ आगे की कार्रवाई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला देर रात का बताया जा रहा है। ये बरेली के सैटेलाइट के पास में ये इसकी सरेंडर हुआ है बताया जा रहा है। इसने अपने आप को जो बस चालक वगैरह हैं, टेम्पो टैक्सी वाले हैं, उनको लिए सौंपा। वहाँ पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर वो कह रहा है कि मेरे पास में सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं हत्या में शामिल नहीं था, मैं आया तो सरेंडर करने बदायूं था, मगर भीड़ भाड़ देख के डर की वजह से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली से मैं बरेली आया हूँ, अब यहाँ पे सरेंडर किया है, आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। जी, ऐसी क्या न बता पड़ी कि इतनी नृशंस हत्या करने, 2 बच्चों की, एक 14 साल का और एक 6 साल का बच्चा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें दर्जनों से ज्यादा वार किए गए, 2 दर्जन से ज्यादा वार किए गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पब्लिक लगातार उससे वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें लगातार पूछ रही है कि ये कौन सी वजह आ गई थी जो तुमने हत्या की। क्या रहा जावेद का कहना है, मुझे कोई पता नहीं है, मेरे पास में लोगों के फोन आए थे तब मुझे पता लगा। कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं जावेद की गिरफ्तारी के बाद में। अब वहीं बदायूं पुलिस ने अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है कि जावेद हमारे पास में गिरफ्तारी हो पाई है, नहीं हो पाई। अभी बदायूं पुलिस का आधिकारिक कोई बयान अभी तक नहीं आया है, कहीं ना कहीं अभी देखने की बात होगी। जी, कहा जाता है कि पैसे की डिमांड की गई थी, जब पैसे भी मिल गए तो मारने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्या डर सता रहा था इनको कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे या कोई और आपसी रंजिश है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 2 तरह के बयान आए थे, एक का बदायूं एसएसपी का दूसरा बयान, और जो मृतक बच्चों उनकी दादी का अलग बयान था। मृतक बच्चों की दादी का कहना है कि 5,000 रुपए मांगे थे, उसके बाद में उसने हत्या कर दी। वहीं जो एनकाउंटर में मारा गया व्यक्ति है, उसकी पत्नी का कहना है कि मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ, मेरे कोई ज्ञान में नहीं है मामला, जो 5,000 रुपए मांगे गए उसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि गर्दन से लेकर पैर तक पर 23 वार किए गए हैं। जैसा कि मैं कह भी रहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा वार किए गए हैं। आयुष की बॉडी पर 14 बार वार किया है, अहान की बॉडी पर 9 बार हमला किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मल्टीपल इंजरी सामने आई है। इतनी नृशंस हत्या 14 साल और 9 साल के बच्चे के साथ। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इस घटना की कहीं ना कहीं पूरी तरह से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें आरोपी जावेद जो अभी गिरफ्तारी दिखा रही है पुलिस ने, ये गिरफ्तार हुआ है कहीं से, बरेली से, मगर उसका भी कहना है कि इस परिवार से हमारे अच्छे संबंध थे, कैसे किस तरह से ये घटना घटी है, कहाँ क्या कारण रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज तिवारी बन गए हैं और इससे पहले अपने सहयोगी के पास जाएं, बयान सुनवाते हैं क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं। भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गांव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा बात है। सुनो, कर दिया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने तेरी बहन की चुत तेरी।
मेरे सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं, पंकज तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये जो बच्चों की माँ है वो कह रही हैं, उनका कहना है कि ये दोनों घर में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि बीबी की तबीयत खराब है, डिलीवरी करानी है, 5,000 रुपये दे दीजिए, पैसे भी दे देती हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे तकलीफ हो रही है सांस लेने में, क्या मैं ऊपर घूम सकता हूँ? जब छत पर जाते हैं, दोनों बच्चों को अकेला पाते हैं तो 23 वार बच्चों पर करते हैं। 14 और 6 साल के बच्चों के साथ इस तरीके का नृशंस हत्या का ये मामला सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे पंकज? जी देखिए, जो भी ये मामला हुआ है, कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और एक आरोपी जो है कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, जबकि उसका भाई दूसरा आरोपी जो जावेद है उसको बरेली के लोगों ने पकड़ करके और पुलिस को दिया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, बरेली पुलिस ने स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, बदायूं पुलिस को हैंडओवर किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जो क्रूअल क्राइम होता है उससे जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पीड़ित मां कह रही है कि 5,000 रुपए मांगे थे और हमने 5,000 रुपए दिए, और दोनों का सैलून और ब्यूटी पार्लर अगल बगल है, तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही उन दोनों के बीच में विवाद कई बार हुआ करते थे। और उसके बाद ये दोनों आरोपी घर पे आए, नशे में डूब थे और वहाँ चाय भी पिया और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जब इस मामले की तह तक जाएगी तो इसमें तो पुरानी रंजिशें हैं और जो पुरानी बातें हैं वो भी अभी कई ऐसे सेक्टर हैं जो खुलने बाकी है। हालांकि जो है कि इस पूरे मामले में जावेद की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि वो डरा हुआ है, और जिस हिसाब से जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मेरा सवाल भी यही था कि जावेद कह रहा है कि सब कुछ बड़े भाई ने किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, क्योंकि जो भी वायरल वीडियो है उसमें सीधा जावेद अपने आप को निर्दोष साबित करता हुआ दिख रहा है। अगर उसे सरेंडर करना था तो बरेली कोर्ट में क्यों सरेंडर कर रहा है? दिल्ली जब वो पहुंचा था तो सबसे बड़ा सवाल ये निशान है कि दिल्ली पुलिस के कस्टडी में क्यों नहीं वहां पे सरेंडर कर दिया, दिल्ली कोर्ट में क्यों नहीं सरेंडर किया? और अगर कुछ सरेंडर करना था तो वो बदायूं वाकई भागा क्यों, पुलिस के पास क्यों नहीं गया, कोर्ट जाके सरेंडर क्यों नहीं किया? तमाम ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की छानबीन चल रही है और जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और दोनों बच्चों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है, और एक तरह से देखा जाए तो शरीर के कई हिस्सों पे हमले किए गए हैं गर्दन काटने के बाद। तो ये सामान्य हत्या नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाहर निकल के आनी बाकी है। पंकज, जैसा कि बता भी रहे थे आप, दिल्ली से बरेली ही जाता है, बदायूं में भी कर सकता था वो सरेंडर, यूपी से बाहर नहीं गया, तो बरेली से बदायूं पुलिस लेकर जा रही है, छानबीन भी करेगी। हत्या का क्या कारण समझ में आता है कि बच्चों से ऐसी क्या दुश्मनी, ऐसी क्या रंजिश थी कि दो बच्चों को इस तरीके से गोद गोद कर चाकुओं से, वो भी जानवर काटने वाले चाकुओं से मार डाला? जी देखिए, इन सब चीजों में, ऐसे क्राइम में कई तरह के एंगल होते हैं। जैसे कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले से भी लड़ाई झगड़े सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर हुआ करते थे, बाद में संबंध अच्छे हो जाते थे और अपनी पत्नी का बहाना बनाकर, प्रेगनेंट होने का बहाना बनाकर, हॉस्पिटलाइज होने का बहाना बनाकर 5,000 रुपए की डिमांड की थी जावेद और उसके भाई ने, और पीड़ित परिवार की तरफ से दिया भी गया था। उसके बाद भी 2 बच्चों की निर्मम जो हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका दूसरा एंगल आता है कि जो धार्मिक रूढ़िवादिता है और जो कहा जाता है कि एक धर्म के नाम पे जो तमाम, ठीक है पंकज, ठीक है पंकज, इसी मामले पर आप लगातार बने रहिए, लेकिन सबसे पहले एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, सुनवाते हैं जरा आपको। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी है वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो चलिए पंकज, आज जो ये पूरा मामला अब तक, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत से लेकर के इन 3 से 4 दिनों के भीतर जो ये फरार भी रहा और आज खुद ही सरेंडर करने पहुंच जाता है, तो इसको लेकर के एक जो सवाल उठता है कि आपकी मानसिकता सिर्फ व्यापार के लिए इतनी ज्यादा हिंसक हो जाती है कि आप बच्चों पर वार कर देते हैं, बच्चों पर वार भी करते हैं और सुनियोजित तरीके से भाग भी जाते हैं और बाद में वीडियो भी शेयर करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो गुनहगार हूं नहीं।
जी देखिए, कई तरह के इसमें कई तरह के इंगित हो सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तंत्र मंत्र और जो तमाम तरह की रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनके चक्कर में इस तरह का कहीं कांड ना हो गया हो, क्योंकि जो दोनों आरोपी हैं ये भी जो है कि टीनेजर हैं और इस तरह के जो है कि लोग इस तरह के जो है कि मौलवी और पंडितों और ये तांत्रिकों के बहकावे में आकर इस तरह की वारदातों को भी इससे पहले कई बार अंजाम दे चुके हैं। लेकिन ये जो वारदात हुई है कहीं न कहीं रोंगटे खड़ा कर देने वाली, दिल को दहलाने वाली बात है, क्योंकि अगर अपराधी इस तरह के अपराध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मासूमों के साथ ऐसा अपराध यूपी गवर्नमेंट तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन मोड में यूपी पुलिस चल रही है और जिस हिसाब से ऊपर से आदेश आ रहे हैं, सरकार के आदेश आ रहे हैं कि यूपी को अपराध मुक्त करना है, ऐसे सिचुएशन में चाहे वो किसी भी मजहब किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और इस तरह का क्रूरल हीनियस क्राइम अगर जो करता हुआ पाया जाता है तो जाहिर सी बात है पुलिस एक्शन लेगी। और पहले एक्शन में आपने देखा होगा कि उसका भाई आरोपी एक भाई एनकाउंटर में मारा गया जिसने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था, और कहीं न कहीं वही खौफ वही डर है कि जावेद आज जाकर के सरेंडर किया है, जो जिस हिसाब से जावेद ने बताया कि वो दिल्ली जाकर छुपा हुआ था और जिस हिसाब से वीडियो वायरल करके बार बार अपनी बेगुनाही और निर्दोष होने के सबूत पेश कर रहा है। आपकी बात को कंप्लीट करूं उससे पहले जरा दर्शकों को जावेद जो कि आरोपी है पकड़ा गया है, क्या कुछ उसने कहा है आपको सुनवाते हैं। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के पंकज ये तो साफ तौर पर कह रहा है कि ये जिस तरीके की घटना बता रहा है कम से कम उसमें लगता है कि ये तो था ही नहीं वहां पर जब ये सब कुछ हुआ। इसका कहना है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि सब मुझे फोन करके बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तो मतलब इशारा ये कहना चाहता है कि मैं मौके पर था ही नहीं वारदात के समय। बिल्कुल, ये अपने निर्दोष होने का सबूत पेश कर रहा है वीडियो वायरल करके और वीडियो बना करके, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पूरे घटना में जावेद और उसके चाचा और उसके पिता को पुलिस उनके घर से अरेस्ट करके ले जाती है। अगर ये निर्दोष था, उस घटना में शामिल नहीं था, तो ये अपने घर से ही अरेस्ट हुआ होता, पुलिस इसको उठा के ले जाती, तो भागने की कोई जरूरत नहीं थी। और क्योंकि दोनों भाई फरार थे और एक भाई को जब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया तब कहीं ना कहीं वो डर इसे सताने लगा कि दूसरे एनकाउंटर में हो सकता है कि इसकी भी जान जा सकती है, और डर के मारे ये सरेंडर करने के लिए निकला। और उसके साथ ही साथ अपनी बेगुनाही के सबूत भी वीडियो बना करके दे रहा है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, कई लोगों ने फोन करके कहा कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कांड कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये बेगुनाह था तो ये अपने घर क्यों नहीं पहुंचा। इसके पिता इसके चाचा घर पे थे और वहां से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, उनको भीड़ और पब्लिक ने कुछ नहीं किया, तो ये भी गिरफ्तार होकर वहां से जा सकता था। लेकिन अब जो है कि ये पुलिस कस्टडी में आया है, तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास तमाम तरीके होते हैं, जो चीजें होती हैं उनको निकलवाने के उगलवाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अब इस गिरफ्तारी के बाद पेज दर पेज एक एक चैप्टर सुनेगा कि आखिर हकीकत में कारण क्या था और दो मासूम बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा गया। ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिए और दूसरी खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। लखनऊ में चुनाव के दौरान भारी मात्रा में कैश लाने ले जाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं चेकिंग के दौरान इंटोजा टोल प्लाजा से कैश पकड़ा गया। यहां गाड़ी से 27,55,000 से ज्यादा कैश बरामद किया है। नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा के कब्जे से यह कैश बरामद किया गया। चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता था। भारी मात्रा में ये इन गड्डियों को आप देख पा रहे हैं जो सर्चिंग के दौरान जब्त किया है। मेरे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, पुलिस का अभियान लगातार तेज हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐलान हो चुका है, पैसों की जो बरामदगी है वो अलग अलग इलाकों से हो रही है। आज भी ये बड़ी बरामदगी की गई है। जी देखिए, चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग के जितने भी नियम और कानून है वही लागू होते हैं। बाकी सारे नियम और कानून
दरकिनार कर दिए जाते हैं। पुलिस भी इस समय एक्शन मोड में है और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में इटौंजा टोल प्लाजा पे चेकिंग के दौरान यूपी की ही एक यूपी नंबर की गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उसमें जो है कि 27,55,500 कैश चूंकि बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक था वो नागपुर का रहने वाला है, कपिल आहूजा। तो कहीं ना कहीं पुलिस चुनाव के मद्देनजर जो है कि गंभीर चेकिंग अभियान चला रही है और इतना 27,55,000 रुपए कैश मिलना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये पैसा जो है कि किस मद में आ रहा था और कहाँ को जा रहा था। तो ये तमाम जांचें हैं, पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई है और आरोपी व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ चल रही है कि इस पैसे को कैश वो कहाँ लेकर आया और कहाँ लेकर जा रहा था, किस चाल के निमित्त वो जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा कैश कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ना तो व्यक्ति लेकर के आ सकता है और ना ही लेकर के कहीं जा सकता है। तो इसके पास कैश कहाँ से आया और किस मद में खर्च होना था, ये तमाम सारे सवाल है जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। लगातार कैश और एक तरीके से कहें तो वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं या वो नशीली जो शराब मिलती है, कच्ची देसी दारुएं मिल रही हैं, कैश मिल रहा है, तो इनको लेकर के क्या कुछ प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य में? क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं जांच के कि भाई किसी तरह का ऐसा कोई कार्य ना हो जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, क्योंकि कैश को लेकर के जाना या नशीला पदार्थ जो है कि वोटरों में बांटना या किसी तरह का वोटरों को कोई प्रलोभन देने जैसी कोई भी बात आती है तो उससे चूंकि जिला प्रशासन का काम है उसको एक्शन मोड में आए और उसको तत्काल प्रभाव से उन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। और इसी क्रम में क्योंकि अब देखा जाए तो राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के तमाम जो बड़े शहर हैं जो टोल नाके हैं वहां पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि चुनाव में पैसे की जो खर्च होती है चुनाव में तमाम जो सिस्टम बनाए हैं उससे इतर कहीं हट करके अगर जो उल्लंघन करते हुए आचार संहिता का ये खर्च अगर किया जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन एक्टिव हो गया है और इसका सीधी इसकी वानगी देखने को मिली इटौजा टोल प्लाजा पे। जैसे ही इतना कैश गाड़ी में मिला तो पुलिस ने तत्काल जो है कि गाड़ी के वाहन चालक को और साथ ही साथ जो उसके साथ जो लोग थे और कैश को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर ये नागपुर का रहने वाला कपिल आहूजा इस कैश को कहां से लेकर के आ रहा था और किस पार्टी या किस व्यक्ति के लिए ये लेकर के जा रहा था, किस मद में ये पैसा खर्च होना था। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, सवाल ऐसे हैं जो पुलिस इसकी जांच कर रही है। ठीक है पंकज, आप लगातार नजर बनाए रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। नोएडा कोर्ट में गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को इस मामले पर नोटिस दिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस थमाया गया है। नोटिस स्वतः संज्ञान लिया गया है। गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नोएडा कोर्ट में गौरव भाटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ था जिस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस भेजा गया। राजधानी दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी शराब घोटाले मामले में ईडी के 9वें समन पर होनी थी। आज भी केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस लगातार बरकरार बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली है राहत और आम नागरिक की तरह पेश हो। हाईकोर्ट ने इस बात के लिए साफ तौर पर कहा था कि केजरीवाल भी आम नागरिक है इस देश के और उन्हें पेश होना होगा। 8 बार पहले भी समन दिया जा चुका है। 9वें समन पर आज उन्हें पेश होना था। ईडी यानी जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखना था, सवालों का सामना करना था। ना वो खुद सामने आए अब तक, ना सवाल ईडी के उन तक पहुंच पाए। इन दोनों ही मामलों में स्किप करके सीधा वो पहुंच गए हाईकोर्ट। तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी क्या कुछ कहा है इस मामले पर और क्या कह रही हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ईडी से पूछताछ को लेकर, जरा ये सुनवाते हैं आपको। आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं ईडी जो है वो भी सीबीआई की तरह, जैसा कि सीबीआई पर आरोप लगता था कि केंद्र इसको चलाता है, ईडी भी सीबीआई का हथियार हो गया है जिसका इस्तेमाल होता है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं और बताते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की नई याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बार बार सम्मन भेजने जा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए अदालत के सामने एक याचिका हमने दायर की है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे बयान में कहा है अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर, अब जरा ये भी सुनिए। ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई ऐसी एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन जो भाजपा की मंशा है, जो ईडी के द्वारा वो पूरा करना चाहती है, उसको राहत के लिए हम अदालत गए। ईडी के पास सबूत नहीं मजबूत, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार समन। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, अब जरा सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। कानून कर रहा काम, अरविंद केजरीवाल करे सम्मान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को नकली आम आदमी बताया। मनोज तिवारी ने लिखा कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और केजरीवाल का अपने लिए खास नियम है। तो ये मनोज तिवारी सांसद दिल्ली बीजेपी के, जिनका ट्वीट सामने आया है, और नकली केजरीवाल और नकली आम आदमी उन्होंने कह दिया है, और इसके पीछे राजनीति गर्म है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।